हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने जो सीरीज चल रही है हमारी जो साइंस की, उसका हम लोग आगे का पार्ट देखते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और फिर पढ़ाई कर लें। ठीक है, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब तो चलते रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से क्या होता है। मतलब देखो, यहाँ पर हम लोग को जानना है जो प्रतिरोध होता है ना, वो मतलब तापमान, उसमें तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले कि हम लोग जाने कि उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, पहले जान लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। होता है क्या है, जब भी हम लोग, यह हमारा कोई भी सर्किट है ना, जैसे इसमें हम लोग का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा हुआ है, हमारा एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, विद्युत परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें लगा है बल्ब। ठीक है, या फिर लगा है, अगर फैन लगा है, लाइट लगा है, अलग अलग चीज लगा रहता है सबके घर में। तो मान ले, तो ये सब क्या होता है, जितना भी यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जितना भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो 100% वहां पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, क्योंकि ये मतलब वो फंसा हुआ है ना, किसी कारण से फंसा हुआ है, उस कारण को भी जानेंगे क्यों फंसा हुआ है। तो होता यह है कि यहाँ से वहां तक पूरा जाने में ये पूरा नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब नहीं पहुंच पाता है मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से जब जाता है, देखो हम लोग कभी भी देखते हैं टीवी को, बहुत देर तक देखोगे आप लोग तो टीवी गर्म हो जाता है, मोबाइल को बहुत देर तक चलाओगे तो मोबाइल गर्म हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि अगर बहुत देर तक हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो उसमें से क्या होने लग जाता है, हीट निकलने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। तो ये गर्म होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और फिर चुंबकीय प्रभाव भी देखेंगे, बट पहले हम लोग जान ले कि ये ऊष्मीय प्रभाव होता है। अब इसके कारण क्या होता है, ये सब जो है हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ये गर्म क्यों हो रहा है, एक्चुअली जब यहाँ से पास होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा एनर्जी, जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है इसको गर्म करने में खर्च हो जाता है। गर्म करना चाहते नहीं है लेकिन वो हो जाता है और खर्च हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो जिसके कारण हमारा एनर्जी लॉस हुआ ना, जिस फैक्टर के कारण, उस फैक्टर को बोलते हैं रेसिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिरोध को हम लोग अलग से लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, ये प्रतिरोध लगा है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध को बताइए, ऐसा करके। बट एक्चुअली होता क्या है, हम लोग प्रतिरोध को अलग से लगाते नहीं है, प्रतिरोध अलग से नहीं लगाया जाता, वो तो हमारे हर इक्विपमेंट में ना थोड़ा थोड़ा अपनी मात्रा में उपस्थित होता है। हम लोग उसकी बात करते हैं, हम लोग उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस जो हमारा हमारा रेसिस्टेंस है ना, उस पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज को हम लोग को देखना है। तो चालक का तार का प्रतिरोध तापमान से किस प्रकार प्रभावित होता है, ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, या अप्रभावित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिरोध होता है ना, वो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, अगर किसी भी चीज का, मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर जैसे हम लोग के पास हीटर है ना, हीटर में भी अपना एक रेसिस्टेंस रहेगा। तो अगर हम लोग उसका क्या बोलते हैं, अगर हम लोग उसका मतलब जब हम लोग का तार का, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, धीरे 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 बढ़ते जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। ठीक है, और इसके साथ हम लोग कुछ और भी फैक्टर देख लेते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रेसिस्टेंस को। तो क्या होता है, लंबाई। ठीक है, अगर हमारा चालक तार का लंबाई यहाँ से यहाँ तक अभी कितना लंबा है, मान लेते हैं पहले 5 मीटर था, अब ले लिए हम लोग 10 मीटर का। ठीक है, हमारा तार जो है उसमें, जो ये तार में भी क्या होता है, जो परिपथ हम लोग यूज करेंगे ना, उसमें तार लगाएंगे, उस तार में भी क्या रहता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहता है। तो पहले लंबाई था 5 मीटर, अब है लंबाई 10 मीटर। तो क्या हो जाता है, जब लंबाई बढ़ गया तो फिर इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। अगर मतलब पहले इतना, मतलब 5 मीटर में जितना भी लगेगा, उससे ज्यादा किस में लगेगा, हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट किस में होगा, ये 10 मीटर वाले में। मतलब लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस भी बढ़ता है।
और अगर हम लोग देखते हैं ये बढ़ता है, लंबाई से बढ़ता है। एक और फैक्टर देख लेते हैं हम लोग, अगर वो हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं ना, जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर अगर हम लोग एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है, ठीक है, एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है, इन दोनों में अगर हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे ना, तो जो क्षेत्रफल होता है ना, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जो इसका जो हम लोग इसको ऐसे नॉर्मली काट रहे हैं ना, तो काटने से जो हमारे पास मतलब जो हमारा यहाँ मतलब जितने पास होंगे यहाँ पर से हमारे चार्ज, ठीक है, वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होने वाला है, तो इसका एरिया जो है ना, जहाँ से वो पास हो रहा है, वो एरिया अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग इसको साथ में लिख के देखें, तो क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, उसके लेंथ के, उसका लेंथ जितना रहेगा उतना ज़्यादा हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर रेसिस्टेंस को हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो एरिया इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस डाउन हो जाता है, और रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से एरिया, मतलब अब यहाँ पर एरिया तो डाउन नहीं होगा, एरिया कम नहीं होगा, बट अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस क्या है, डेफिनेटली लो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग इसको, इस इक्वेशन को हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिख के देखें, तो क्या हो जाएगा, एल बाय ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पर हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कांस्टेंट देखें ना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। एल तो लेंथ है, ए तो एरिया है, तो रो क्या है, इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या होता है, अगर हम लोग इसको, इसका यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, बाकी सबको इधर ला लिए, तो आर एल आर, और ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर का कितना होता है, आर का क्या होता है, रेसिस्टेंस का इकाई क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओम। और ए मतलब एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर लेंथ का देखें तो इसका भी क्या होता है, मीटर। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पास इसका यूनिट अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति कर रहा है, ठीक है। आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो क्या होगा, त्वरण नियत रहेगा, वेग अपरिवर्तित रहेगा, चाल अपरिवर्तित रहेगा, या दिशा, गति की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। देखो, जो हमारा, अगर हम लोग का कोई आवेशित कण है ना, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो क्या होता है, उसकी चुंबकीय क्षेत्र में गति की दिशा अगर ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। और अगर इसमें देखो, अगर हम लोग देखते हैं ना, एक आवेश है, आवेश ऐसे गति कर रहे हैं ना, तो उसमें विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमेशा उसके लंबवत होता है। जिस दिशा में जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण जो है, जिस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं ना, उसके लंबवत किसका रहता है, जो हमारा विद्युत क्षेत्र का दिशा रहता है वो रहता है। और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसका दिशा क्या होगा, मतलब वो भी लंबवत होगा। एक मतलब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग लग रहा होगा भले, बट अगर जैसे इसको देखेंगे, इसको आप प्रॉपरली अगर देखना चाहें ना, तो किसी भी दीवार के कोने को देखना, कोने में क्या रहता है, दीवार जैसा बना रहता है ना, दीवार ये और ये ऐसा दीवार बना रहता है, या फिर अच्छा ऐसा किसी का नहीं बना होगा, तो ऐसा दिख रहा होगा किसी का, ऐसा करके दिख रहा होगा। कोने को देखो, ठीक है, अपने जिस रूम में बैठे हो उस कोने को देखो, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, तीन अलग अलग, तीनों डायरेक्शन अलग अलग दिखाई देगा। और अगर हम लोग उसके बीच का एंगल निकालते हैं, तो हर साइड से क्या निकलेगा, 90 डिग्री का एंगल निकलेगा। तो ऐसे ही तीनों, मतलब हमारे चार, मतलब जो आवेशित कण है उसकी दिशा, उसमें जो क्या बोलते हैं, उसके कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज पार्टिकल के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इस विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत धारा के कारण अगर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तीनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण जो है, ये आवेशित कण है, ये मतलब हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल का ये डायरेक्शन है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। तो क्या बोलते हैं, अगर ये जो आवेशित कण की दिशा अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती है तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्या होगा वहां पर, तो त्वरण नियत रहेगा वहां पर। ये बात देखो, ये दोनों अपने अपने जो अपने सीधे सीधे जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उसी डायरेक्शन में है, तो उसका चाल क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, चाल अपरिवर्तित रहता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय, एक समान नहीं है, एक समान है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करते किसी कण के किसी आवेशित कण का आवर्तकाल स्वतंत्र होता है। मतलब अगर कोई जो हमारे पास कोई आवेशित कण है ना, ये हमारा आवेशित कण है, ये क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। मान लेते हैं ये उसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें ये गति कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, क्या वृत्तीय गति कर रहा है, बोल रहे हैं ना, वो देखो वृत्तीय गति कर रहा है। तो उस आवेशित कण का आवर्तकाल में क्या चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बोलता है। तो सबसे पहले देखते हैं आवेश का प्रभाव, आएंगे उसमें भी आएंगे, आवेश का प्रभाव देखते हैं। तो आवेश, यहाँ पर जितना ज्यादा आवेश रहता है उतना ज्यादा वो फोर्स फील करता है, तो इसका मतलब आवेश का प्रभाव तो पड़ता ही है। चुंबकीय प्रेरण, मतलब देखो चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरण या इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक चुंबक रखा है, ठीक है, हमारे पास एक चुंबक है, उस चुंबक के पास, उस चुंबक को, जैसे बड़ा सा एक चुंबक है ना, इतना बड़ा सा एक चुंबक लिए, अब इसके ऊपर एक छोटा सा हम लोग ना लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद देखते हैं हम लोग, ये इसके जैसे संगति का असर बोलते हैं ना, एक दूसरे की संगति का असर। अच्छा, दोस्त अगर बिगड़ा तो उसकी संगति का असर। तो जो हम जैसे ही संगति में रहते हैं ना, वैसे ही हमारा जो हमारा नेचर है वैसा ढल जाता है। तो ये भी वैसा ही है, ठीक है, ये भी क्या होता है, नेचर में ढल जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है, ये भी मैग्नेटिक गुण शो करने लगता है। अब ये मैग्नेटिक गुण शो कर रहा है, तो इसके प्रभाव के कारण ये मैग्नेट बना ना, किसके प्रभाव के कारण, इस बड़े चुंबक के कारण। तो इस टाइप से अगर इंडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। अगला देखते हैं द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान पे जितना ज्यादा द्रव्यमान रहता है ना, जैसे अगर हमारे पास, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम को ना, सोडियम लेते हैं ना, सोडियम में क्या होता है, उसके बाहर के कक्ष में देखते हैं हम लोग 2 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। मान लो हमारे पास सोडियम का 10 पार्टिकल था, ठीक है, 10 परमाणु थे, 10 परमाणु थे, तो हर एक परमाणु से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब रिलीज हो गया, उतना काम खत्म हो गया, तो फिर उसमें चार्ज के लिए कुछ बचा क्या, मात्रा नहीं बचा। तो वहां पर अगर हमारे पास 10 एटम थे ना, 10 एटम थे, तो हमारे पास जितना भी एनर्जी आया, मान लेते जो भी एनर्जी आया, उससे जो भी बिजली बना, अगर हमारे पास वही अगर 100 एटम रहते तो ज़्यादा बन पाता, ठीक है। तो सिंपली वे में अगर देखा जाए तो द्रव्यमान का भी उसमें प्रभाव पड़ता है, बट इसमें प्रभाव किसका नहीं पड़ता, चाल का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाल उसका कितना भी चेंज हो जाए, अगर जितना भी चार्ज है, चार्ज के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर चार्ज ही कम है तो मतलब उसका मतलब जो मतलब आवेश जो है, आवेश ही अगर एकदम कम है तो वो कितना भी देर तक गति करे उसका मतलब वो एकदम ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है। इसी कारण तो हर जगह वो नहीं लगाया जा सकता, सोलर सेल बोलो, पवन चक्की जो है हर जगह नहीं लगाया जाता, क्योंकि क्या होता है, जहाँ पर उसके लायक हवा मिले, जहाँ पर उसको ठीक ठाक हवा मिले, जहाँ पर से वो अच्छे से घूम पाए, उसका टरबाइन जो है वहीं पर लगाया जा सकता है। वैसे ही जो जल शक्ति वाला है, जल शक्ति संयंत्र रहता है, वो भी हर जगह नहीं लगाया जा सकता, वहीं पर लगाया जा सकता है जहाँ पर उसका मतलब जहाँ पर ठीक ठाक स्पीड में पानी मिले, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर क्या होगा, चाल से स्वतंत्र रहता है, मतलब किसका इफेक्ट नहीं पड़ता उसके बारे में पूछ रहा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बताया। तो कौन बताया, ये तो आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है, ऑस्ट्रेड, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये फैराडे होगा क्या, वोल्टा होगा क्या, क्योंकि ये लोग बहुत सारा काम किए हैं। ऑस्ट्रेड ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, ऐसा हम लोग को सुनाई नहीं देता है, बट ऑस्ट्रेड है, ध्यान रखेंगे।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के पास क्या है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र मतलब डायनेमो जो होता है, ठीक है, वो क्या मतलब किसको किस में परिवर्तित करता है, ऐसा पूछ रहा है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखो अगर हम लोग देखते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, जो हमारा सेल रहता है, ठीक है, जो हम लोग प्राइमरी सेल यूज करते हैं, सेकेंडरी सेल यूज करते हैं, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आया, अब जो कैमरा चल रहा है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड होता है ना उसमें, तब फिर उसके मशीन काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हुआ, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला देखते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे भी चल सकता था बट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिए, तो फिर वो क्या हो गया, उसका मतलब उसका चार्ज जो है वो अच्छे से, मतलब जो हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अच्छे से कन्वर्ट हुआ। तो रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसमें, ठीक है। बट अगर हम लोग देखते हैं विद्युत जनित्र मतलब क्या होता है, डायनामो जो होता है ना, इससे होके ना एक हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो डायनामो क्या है, एक यंत्र है, तो यंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, और इसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, तभी हम लोग यूज कर पाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखेंगे, सभी का सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुख्य रूप से निलंबित सुई की दिशा में लटकती है। निलंबित सुई की दिशा में लटकती है, इसके कहने का ना तात्पर्य क्या है, आप लोग स्कूल में सभी एक एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे कि उसमें क्या रहता है, हम लोग के पास एक ऐसा मतलब हमारे पास एक ऐसा वो रहता है ना, स्टैंड रहता है। उस स्टैंड में क्या करते हैं हम लोग, धागे से करके ना एक जो बार मैग्नेट होता है उसको इसको लटका दिए रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब ये क्या होता है, ये घूमने की कोशिश करता है, ठीक है, घूमता है, तो कहाँ कहाँ रुकेगा, एक साइड उसका रहेगा नॉर्थ साइड में, ठीक है, एक जो एक ये इस साइड वाला भाग ना, इस साइड वाला, इस साइड वाला, ठीक है, एक भाग जो रहेगा ये ऐसे मतलब अपने आप ये पहले घूमता रहेगा गोल 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 गोल, जैसे ऐसे ये है ना, तो ये अगर इसको हम लोग ऐसे रस्सी से लटका दिए ना, ये बार मैग्नेट है, तो ये अपने आप ऐसे पहले पहले घूमते जाएगा। घूमते घूमते क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन जब उसका एक मुंडी रहेगा नॉर्थ साइड और एक मुंडी रहेगा साउथ साइड, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो रुक जाता है वो। यही काम रहता है किसमें, कंपास में, ठीक है। कंपास में जब हम लोग देखते हैं, उसमें दिशा सूचक बोलते हैं हिंदी में, तो जब उसमें देखते हैं हम लोग डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग क्या जो नाविक है ना, वो इससे डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, और देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसका जो कांटा है ना, एक कांटा रुकता है उत्तर में, एक कांटा रुकता है दक्षिण में, ठीक है। तो उससे हम लोग को पता चलता है, आप उत्तर और दक्षिण क्या है, एक दूसरे के 180 डिग्री में, अपोजिट साइड में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग को क्या पता चल जाता है, उत्तर दिशा किस ओर है और दक्षिण दिशा किस ओर है। तो यही है, निलंबित सुई को अगर हम लोग लटका देते हैं तो वो कहाँ रुकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, क्या होता है, आप लोगों को कमेंट में बता देना है, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी देखे ना, स्टार्टिंग में देखे हैं, पहले ही क्वेश्चन में देखे थे, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ कमेंट में जल्दी से। निम्नांकित में से कौन लौ चुंबकीय है। पहली बात तो चुंबकीय मतलब क्या होता है, मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है, ऐसा कोई पदार्थ है जिसको, जो क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा पदार्थ है जिसमें आकर्षण का गुण रहता है, जो चुंबक को अपने साइड या फिर लोहे को अपने साइड आकर्षित करने की क्षमता रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबक बोलते हैं। आकर्षण का गुण रहता है उसमें, ठीक है। तो हमारे पास दो तीन चुंबक होते हैं, ठीक है। पहली बात तो अगर हम लोग देखते हैं चालकता के आधार पे देखा जाए, तो एक होता है चालक, एक होता है अचालक, और एक होता है अचालक या फिर इसी को बोलते हैं कुचालक, और एक होता है अर्धचालक, ठीक है। ये
किस आधार पे रहता है? अगर ये देखिए, ये ना हमारा जो विद्युत परिपथ के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं इन टर्म्स को, ठीक है। तो चालक क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता उसको बोलते हैं कुचालक और अर्धचालक। जिसमें हम लोग डोपिंग करते हैं तो फिर पास होने लग जाता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास मतलब जो मतलब चालकता के आधार पर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के चालक हमारे पास होते हैं। अब अगर हम लोग चुंबकशीलता में देखें तो एक होता है चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, एक होता है चुंबकीय, एक होता है अचुंबकीय, ठीक है। एक होता है चुंबकीय, एक होता है अचुंबकीय, क्योंकि हमारे पास दो ही टाइप के मतलब हमारे पास वस्तु उपस्थित है, या तो वो चुंबक के साइड अट्रैक्ट होगा या तो वो चुंबक के साइड अट्रैक्ट नहीं होगा। जो चुंबक के साइड अट्रैक्ट हो गया वो चुंबकीय, जो चुंबक के साइड अट्रैक्ट नहीं हुआ वो अचुंबकीय, ठीक है। अब दो और टर्मोलॉजी आता है, एक होता है देखो, एक होता है प्रतिचुंबकीय, ये देखो ये अचुंबकीय है ना, एक होता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और एक होता है अनुचुंबकीय। ध्यान रखेंगे ये अचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रतिचुंबकीय क्या होता है? प्रतिचुंबकीय क्या होता है? मतलब ऐसा चुंबकीय पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जो जिसको हम लोग अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मतलब वो हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में जब हो जाए तो वो प्रतिचुंबकीय। जिस डायरेक्शन में मतलब जो जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाए तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, ठीक है। और एक होता है हमारा लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो लोहे के, जिसमें लोहे के तत्व उपस्थित हो या लोहे के बहुत सारे सिमिलर गुण जैसे मतलब होल्ड करते हो। जैसे हमारे पास एक तो आयरन है, आयरन खुद है, एक निकिल है, कोबाल्ट है, इन सब के प्रति आकर्षण का गुण हो जिसमें, वो भी बहुत ही स्ट्रांगली, तो उसको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ या पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो उसके साइड अगर हम लोग आकर्षित, ठीक है, तो ये हुआ हमारा लौह चुंबकीय, ठीक है। अब लौह चुंबकीय इनमें से कौन सा है, इसमें इसमें से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है ये बताना है। तो इसमें से क्या है, अभी नाम बताया मैं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, यहाँ पर क्या है, निकिल है, तो लौह चुंबकीय क्या होगा, निकिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। जस्ट अभी बताया मैं अर्धचालक क्या होता है। अच्छा, इसके बाद फिर मैग्नेटिक फ्लक्स है, इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अर्धचालक क्या होता है। देखो, बहुत सारे पदार्थ जो अचालक है, मान लेते हैं जो अचालक है, जिसमें से अचालक क्या होता है, जिसमें से जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा, जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता है उसको बोलते हैं अचालक। बट कुछ कुछ ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट उपस्थित है जिसमें नॉर्मली हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब एक मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, STP पे अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो फिर पास नहीं होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ना घपला कर देते हैं, ठीक है, घपला कर दिए इसमें। इसमें क्या कर दिया हम लोग, डोपिंग कर दिए। जैसे सिलिकॉन था, ठीक है, तो सिलिकॉन में पहले पास नहीं हो रहा था, फिर क्या किया हम लोग, जर्मेनियम जो होता है हमारे पास एक धातु, ठीक है, एक होता है हमारे पास जर्मेनियम करके, हमारे पास एक एलिमेंट होता है, उसका हम लोग इसमें डोपिंग कर देते हैं। मतलब जर्मेनियम को इसमें हमारे पास सिलिकॉन जो है ना उसमें मिला देते हैं थोड़ा सा, मतलब जितना भी मात्रा मिलाना होगा मिला देते हैं। तो क्या होता है, सिलिकॉन जो कि पहले पास नहीं कर रहा था अब पास करने लग जाएगा, इसमें से भी होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो पहले तो कुचालक था, कुचालक था पहले, बट उसमें हम लोग डोपिंग कर दिए, तो डोपिंग करने के बाद क्या हो जाता है, ये चालक बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने लग जाता है। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। तो प्लास्टिक, प्लास्टिक तो उसमें कितना भी मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें वो कभी उसमें से पास नहीं होगा। एल्यूमिनियम से भी नहीं होता, लकड़ी से भी नहीं होता, और जर्मेनियम,
जैसे हम लोग सिलिकॉन में जर्मेनियम मिलाए थे ना, वैसे जर्मेनियम में भी सिलिकॉन मिलाया जा सकता है, तो उससे भी क्या बनेगा, हमारा अर्धचालक का निर्माण होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, पहली बात जान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अगर हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है, ये सरफेस, यहाँ पर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास होंगी, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, उनका नंबर क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। और इसका SI मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग जितने भी मतलब जितने भी और वीडियोस देखने हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।